Good morning, all of you. Today we will study about thermodynamics semester 4. MJC semester 4 में आपका एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स. उसके एक इम्पॉर्टेंट से रिलेशन को, एक इम्पॉर्टेंट से टॉपिक जिसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, उसको आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. और उससे रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उनके बीच क्या रिलेशनशिप है. ये वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होता है दोनों के लिए, एमजेसी एमआईसी सेमेस्टर 4 दोनों बैचेस के लिए. तो आज की क्लास में हम लोग पहले इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट ना. तो देखते हैं हम लोग, इट इज थर्मोडायनेमिक्स, है ना. थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, आवर टॉपिक इज हीट कैपेसिटी. इट इज हीट कैपेसिटी, ओके, जिसको हम लोग एक स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को समझ लें कि हीट कैपेसिटी क्या है. देखिए, हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं. जैसे थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं, हमने +2 लेवल में भी पढ़ा है, अदर क्लासेस में भी पढ़ा है. तो आप जानते हो सिस्टम सराउंडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे लॉज हम लोग अपने लोअर सेक्शंस में, लोअर सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ जो टॉपिक है हीट कैपेसिटी ना, तो हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं. द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, है ना, एनी गिवन अमाउंट ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. क्या कहा मैंने कहा कि किसी सिस्टम के सर्टेन अमाउंट का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं पर डिग्री, 1 केल्विन 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है ना, उसको हम लोग उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी कहते हैं. ओके, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक बकेट पानी है और उसका टेम्परेचर अभी हमने चेक किया, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब हमने उसको हीट करना स्टार्ट करा, और स्टार्ट करते करते जैसे ही उसमें थर्मामीटर डालकर हम लोग चेक कर रहे हैं, हमने देखा कि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर 30 से अब 31 चला गया, 1 डिग्री राइज कर गया. तो उसके लिए जितना हीट दिया गया, उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसी हीट को हम लोग उस सिस्टम के लिए हीट कैपेसिटी बोलते हैं. तो अलग अलग सिस्टम अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग हीट कैपेसिटी के वैल्यूज होंगे. वाटर का अलग हीट कैपेसिटी है, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंटल हम लोग हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं. इसी में एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. दोनों में फर्क क्या है. तो अगर हम एनी अमाउंट ऑफ द सिस्टम, मतलब अगर हम अमाउंट को नहीं देखें कि क्या लिया, 1 लीटर ले ले, 5 लीटर ले ले, कुछ भी अमाउंट ले ले, एनी अमाउंट पर अगर हम बात करें कि किसी भी दिए हुए अमाउंट का टेम्परेचर अगर हम 1 केल्विन या 1 डिग्री राइज करते हैं, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं. बट अगर हम मास को स्पेसिफाई कर दे, जो भी सिस्टम लिया अगर उसका पर ग्राम मास लेते हैं, पर ग्राम मास का टेम्परेचर अगर हम 1 केल्विन राइज करते हैं, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है ना, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. ये टर्म्स इसलिए मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि सारे वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट फिर भी उसमें एक बारीक सा, एक फाइन सा लाइन है जो उसको सेपरेट करता है. मतलब फॉर एनी क्वांटिटी ऑफ सिस्टम, कोई भी मास लेकर के उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो उसको हम लोग सिंपली हीट कैपेसिटी बोलेंगे. पर ग्राम ऑफ द सिस्टम अगर लेते हैं, तो उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं. और वही अगर हम सिस्टम का मास, सिस्टम का अमाउंट अगर 1 मोल लेकर के हम उसका टेम्परेचर राइज करते हैं ना, तो इसी को हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं. सो वी हैव 3 टर्म्स, हमने यहाँ पर आपको 3 टर्म्स बताए हैं. एक है हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन. दूसरा वर्ड जो हमने इसमें आपको अभी बताया, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैंने आपको क्या डिफाइन किया अभी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं जो किसी दिए हुए सिस्टम के 1 ग्राम के मास को 1 केल्विन राइज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, राइट. और तीसरा टर्म जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी. दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, है ना. इसको हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी. आपको नाम से ही मुझे लगता है शायद क्लियर होगा. मोलर मीन्स पर मोल, है ना.
पर मोल सब्सटेंस का मेजर कर ले, 1 मोल पानी ले ले, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने की कोशिश करे, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। ये पर ग्राम होता है, दिस इज पर ग्राम, अमाउंट इसमें फिक्स्ड होता है, ये एनी अमाउंट के लिए होता है, कोई सा भी अमाउंट लेकर के टेम्परेचर अगर 1 केल्विन राइज करते हो देन इट इज हीट कैपेसिटी। पर ग्राम ऑफ द सिस्टम लेते हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर पर मोल लेकर के उसका आप टेम्परेचर राइज करने की कोशिश करते हो ना, तो उसी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, राइट ना। तो अभी हम लोग बेसिकली हीट कैपेसिटी के टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। 2 तरह के हीट कैपेसिटी अभी हम लोग पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसके बाद हम लोग इस दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालेंगे। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देन जस्ट हियर वी हैव heat capacity at constant pressure। पहले हम लोग इस टर्म को समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, राइट ना। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप लिखना चाहो डिफिनीशन को तो मैं बोल रही हूँ आप उसको राइट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज डिफिनीशंस वगैरह आपको सब मिल जाएंगे रिटन। तो देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत आसान सा टर्म है। देखिए कोई भी काम हम करते हैं ना तो 2 तरह का प्रोसेस यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा, आप जानते हो 2 तरह से प्रोसेस को कैरीड आउट कर सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें जो हम लोग देखते हैं रोज के अपने लाइफ में देखते हैं, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को लेकर के आप उसको गर्म कर रहे हो, आप उसको उबाल रहे हो, बॉयल करना चाह रहे हो, उसका टेम्परेचर राइज करना चाह रहे हो, देन यू हैव 2 ऑप्शंस। आप क्या करते हो अपने घर में, या तो ओपन वेसल में करते हो, ओपन वेसल कहने का मतलब जिस भी कंटेनर में आप पानी को गर्म कर रहे हो, या तो आप उसको ओपन रखो, कवर करके नहीं रखो। नंबर 1 सिचुएशन। नंबर 2 सिचुएशन है कि अगर वही पानी जो आप गर्म कर रहे हो ना, अगर आप उसको एक प्लेट से कवर कर देते हो, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। ओके, तो वी हैव 2 ऑप्शंस राइट नाउ, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ये दोनों हम लोग काम घर में डेली देखते हैं, इसको हम लोग डेली के यूज में करते हैं। तो ये जो 2 प्रोसेस है ना, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में जो प्रोसेस किया, ढक्कन हटा के गर्म कर रहे हो या ढक्कन से कवर करके गर्म कर रहे हैं, इसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बोलते हैं ना। तो हम लोग 2 टर्म देते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर और एक टर्म देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे समझते हैं, अगर हम पानी को ओपन वेसल में गर्म कर रहे हैं, मतलब उस पर ढक्कन नहीं लगाया आपने, तो उस पर कौन सा प्रेशर लगेगा, उस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा जो कि कांस्टेंट है। सो कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि कोई भी प्रोसेस अगर हम ओपन वेसल में कर रहे हैं तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली अप्लाइड हो रहा है, और उस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे कि द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। आप पानी गर्म कर रहे हो, चाय बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खुले बर्तन में कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब दूसरी बात समझते हैं, वही काम सेम काम अगर उसी पानी को हम बॉयल कर रहे हैं, उस पर हमने कवर लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, अब ढक्कन लगाने पर क्या होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं करेगा। आप लैब में कोई काम कर रहे हो, आपने बिकर का या कॉनिकल फ्लास्क में कॉर्क लगा दिया और तब आप उस पर रिएक्शन करा रहे हो, तो उस समय क्या है ना कि अब वो गैस एक्सपैंड नहीं कर सकता, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा नो डाउट, बट वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं करेगा। तो कोई प्रोसेस अगर हम क्लोज्ड वेसल में करते हैं ना, क्लोज सिस्टम में करते हैं, देन दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आगे पढ़ने से पहले बेसिकली हमारे लिए क्या जरूरी था कि हम ये 2 टर्म समझ ले कि इसका मतलब क्या है, कि कांस्टेंट प्रेशर पे करने का मतलब खुले बर्तन में करना, ओपन सिस्टम में करना, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम करने का मतलब है क्लोज्ड यानी कि क्लोज सिस्टम में करना, कवर करके कंटेनर को, तब आप उसको यूज करो प्रोसेस को, करेक्ट। तो अब इसी के लिए हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वी हैव 2 टर्म्स राइट नाउ, हमारे पास 2 टर्म्स है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ देखते हैं एट कांस्टेंट
वॉल्यूम। ओके, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Cp से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cv से। देखिएगा लिखने का तरीका क्या होता है। C हम लोग हीट कैपेसिटी के लिए टर्म यूज करते हैं और इसके नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं P। इसको हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट ना। और अगर हमने C लिख करके उसके नीचे छोटा सा V लगा दिया सबस्क्रिप्ट के रूप में, देन इसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। दिस इज कॉल्ड Cp एंड Cv, राइट ना। तो अभी हमें इसके बीच में रिलेशन देखना है। देखिए डिफिनीशन हम समझ चुके हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड Cp and the same process is carried out at constant volume, then it is called Cv। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए या आपको समझना है कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी, देन आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, देन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमने इन टर्म्स को समझा। अब इसके लिए हमें मैथमेटिकल डिराइवेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो वी हैव हीट कैपेसिटी। देखो अभी जो हमने डिफिनीशन आपको बताया उसके हिसाब से हम लोग इसका अभी फॉर्मूला निकालेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो हीट कैपेसिटी क्या बताया मैंने आपको? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिएगा कि C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। देखिए इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। आपने डिफिनीशन पढ़ लिया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हीट इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T कहिए, या आप इसको लिख सकते हो Q इज इक्वल टू C T2 माइनस T1। टेम्परेचर डिफरेंस निकाल करके भी आप इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल्स या इसको यूज कर सकते हो, करेक्ट ना। तो वी हैव फॉर्मूला हीट कैपेसिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T, राइट ना। अब देखते हैं इसी के जरिए अगर हम लोग Cp को डिफाइन करना चाहे, Cp का फॉर्मूला निकालना चाहे, तो क्या होता है कि सेम है बट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने क्या किया, यहाँ C के नीचे हमने Cp सब्सक्रिप्ट दिया। यहाँ पर हम लोग जस्ट एक सेकेंड हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, वी हैव C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T, राइट ना। सो Cp हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? Cp इज इक्वल टू Qp बाई डेल्टा T, है ना। स्मॉलर चेंजेस के लिए हम लोग डेल या डेल्टा टर्म का यूज कर सकते हैं या डी टर्म यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, देन व्हाट इज दिस? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला Cp इज इक्वल टू Qv बाय डेल्टा T। Okay, so we have two formula. This is for constant pressure and this is for constant volume. अभी समझना है रिलेशन है कि Cp एंड Cv में रिलेशन क्या है। तो आप एक कॉमन ऑब्जर्वेशंस देख सकते हो, अपने घर में इस चीज को करके देख सकते हो कि अगर मान लो आपने एक गिलास पानी लेके रखा है, उसको आप ओपन वेसल में, ओपन वेसल मतलब क्या बताया, एट कांस्टेंट प्रेशर, इस पर अगर आप इसको हीट करते हो, है ना, और तब उसकी टाइमिंग नोट करो कि आपको कितना टाइम लगा, कितना देर आपको उसको हीट देना पड़ा। सेम अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो दोनों को। मेरी बात समझिएगा, दोनों प्रोसेस को आप घर में चेक कर सकते हो कि किस में ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है। जैसे आपने एक ग्लास पानी लिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए दो जगह पर, करेक्ट, सेम हीट सप्लाई करिए दोनों को। फर्क ये करना है कि एक को क्लोज्ड वेसल में करना है, एक को ओपन वेसल में करना है। मतलब वन को करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरे को करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि जो आपने कवर्ड करके रखा है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रोसेस कर रहे हो ना, उसके लिए आपको कम हीट की रिक्वायरमेंट है, वो जल्दी उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा एज कंपेयर टू ओपन वेसल। मतलब उसी पानी को अगर आप खुले बर्तन में गर्म कर रहे हो तो, ठीक ना। तो इस कॉमन ऑब्जर्वेशन से हमने क्या समझा कि Cp इज ग्रेटर दैन Cv। अब ये तो हमने देखा ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है?
वाई, क्यों हीट कैपेसिटी जो है कांस्टेंट प्रेशर पर ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम करने का मतलब है कि जब आप किसी प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो तो देन देयर इज नो वर्क डन। पीछे के क्लासेस में हम लोग जानते हैं ना, वर्क डन किसको कहते हैं, पी डेल्टा वी। ओके, तो अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन टोटल 0। तो जो हीट आप दे रहे हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आप पढ़ के रखे हो, तो जो हीट आप दे रहे हो दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ओनली। वो पूरी की पूरी हीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम आएगी। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू अगर 0 हो गया तो जो भी हीट आपने दिया, पहले समझ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है इसके पीछे। तो आप फर्स्ट लॉ से जानते हो इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ओके ना, क्यू है हीट और डब्ल्यू है वर्क डन। तो अगर हम प्रोसेस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं, है ना, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर वर्क होता है ना, तो उस समय हमारा वर्क डन कितना हो गया, 0। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी या डेल्टा वी। तो चूंकि डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन 0। देन जो भी हीट आपने दिया है ना उस सिस्टम को, वो सबका सब हीट मिल करके सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज्ड होगा। तो ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी जल्दी बढ़ेगी, उसका टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा। ऑन द अदर हैंड दूसरे केस में देखो कि वही काम अगर आप ओपन वेसल यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर करते हो तो क्या होता है, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर करोगे ओपन वेसल में तो क्या होगा, जैसे ही हीट सप्लाई करोगे गैस क्या होगी, एक्सपैंड करेगी। देयर इज एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम चेंज करा, वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब देयर इज सम वर्क डन। यानी जो हीट तुम दे रहे हो ना, उस हीट की कुछ एनर्जी वर्क डन में भी खर्च हो रही है और रिमेनिंग एनर्जी से आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। तो आप खुद ही सोचो, सेम हीट दोनों को मिल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर पूरा का पूरा हीट जो है वो सिर्फ उसके ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर पूरा का पूरा हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पर वही हीट दो काम कर रहा है, वर्क डन भी कर रहा है, वर्क डन में भी यूज्ड अप हो रहा है और साथ में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रहा है। सो इट इज क्लियर कि सीपी में जो आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। इसलिए सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए, सेम एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें इसमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट है कि वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। इज इट क्लियर? In C at constant volume there is no work done, so the entire heat is used up by system to increase its internal energy, right? Whereas in case of constant pressure some of the heat is used up for the expansion of gas during work done। volume बढ़ा, work done हुआ तो some heat उसमें used हो गया, remaining part of the heat is used to raise the internal energy of the system। सो यहाँ पर कॉम्परेटिवली इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट कम होगा। सो आप कह सकते हो कि ग्रेटर हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द सेम टेम्परेचर। दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम रखने के लिए हमें सीपी यानी ज़्यादा वहाँ पर हीट देना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि सीपी इज ग्रेटर दैन, सीपी जो होता है वो सीबी से क्या है, आपको ज़्यादा है। करेक्ट? ये तो हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू हुआ। अब इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली यानी एक्सप्रेशन के जरिए भी प्रूव कर सकते हैं कि सीपी और सीबी में क्या रिलेशन है। ओके, अब हम लोग एक मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालते हैं। ये तो कॉन्सेप्चुअल था। रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी, राइट ना। देखिए पीछे भी जस्ट हमने लिखा है, सीपी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज क्यूपी बाय डेल्टा टी। सीवी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज क्यूवी बाय डेल्टा टी, है ना। क्यू इसको पढ़ोगे हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, और क्यूबी को पढ़ेंगे हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट ना। यहाँ तक हमने कर लिया। अगर ये चेंजेस
इसको हमने पीछे के क्लासेस में पढ़ा है, हमने लास्ट क्लासेस में, कि जो क्यूपी होता है ना, यानी किसी सिस्टम को अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट प्रोवाइड करोगे तो उसके कारण उसकी इंथैल्पी इंक्रीज करती है। देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टॉपिक्स में ये टॉपिक आता है कि चेंज, जब हम किसी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर इंथैल्पी हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें इंथैल्पी में चेंज होता है। इट मीन्स क्या, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि QV इज इक्वल टू डेल्टा U। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी सिस्टम को हीट दिया जाता है तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, ये बेसिक टॉपिक्स में हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। ओके, अब इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हम +2 लेवल से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, for 1 mole of a gas, ठीक है, क्या है इक्वेशन याद है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। चूंकि हम 1 मोल ले चुके हैं पहले इसलिए हमने इसको लिख दिया PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, अब देखिए हम लोग पीछे से चलते हैं। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट, हम लोग पीछे के बेसिक टॉपिक्स में इसको पढ़ चुके हैं। वी नो दैट change in enthalpy, that is delta H is equal to delta U plus P delta V। ये हम लोग इंथैल्पी के बेसिक टॉपिक्स में हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ चुके हैं। करेक्ट, अब चलते हैं हम लोग इधर। देखिए हमारे पास आइडियल इक्वेशन से PV इज इक्वल टू RT है, तो अगर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के लिए करते हैं फॉर अ चेंज, देखते हैं अगर चेंज हमारा बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल मतलब होता है बहुत बहुत छोटा अगर है, तो हम लोग इसी टर्म को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस PV1 इज इक्वल टू RT1, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। लेके चलते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है किस पर हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। तो देखिए हमने प्रेशर को चेंज नहीं करा, PV1 इज इक्वल टू RT1। ओके, सिमिलरली अगर फाइनल कंडीशन लिखे तो PV2 इज इक्वल टू क्या होता है, RT2 हम लिख सकते हैं। करेक्ट, अगर हम चेंज निकालना चाहें, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, PV2 माइनस V1 इज इक्वल टू RT2 माइनस T1। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वेशन को हमने, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ जो हम लोग वापस आइए, यहाँ हमने इक्वेशन निकाल के रखा है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और यहाँ हमने देखा कि P डेल्टा V किसके बराबर आ रहा है, इट इज इक्वल टू R डेल्टा T। So we can use R delta T instead of P delta V in this equation. Okay, so we have delta H is equal to delta U plus P delta V। फिर से एक बार इक्वेशन लिख देते हैं और इसको हम फॉर्म चेंज कर दिया हमने, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। देखिए ये इक्वेशन हमें पहले से मालूम है, एंथैल्पी का हमने पढ़ रखा है बेसिक टॉपिक्स में, और इसकी बजाय हमने यहाँ पर R डेल्टा T लिख दिया। करेक्ट, अगर पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड LHS एंड RHS साइड ए बी डिवाइड बाय डेल्टा T, अगर दोनों तरफ हम लोग डेल्टा T से इसको डिवाइड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा H बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T प्लस R डेल्टा T पहले से था यहाँ पर, एक डेल्टा T से डिवाइड करा तो ऑफ कोर्स ये डेल्टा T हमारा कैंसिल्ड आउट हो गया। सो वी हैव डेल्टा H बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T प्लस R। ओके, तो हमारे पास क्या है, यहाँ ये आ रहा है डेल्टा H बाई डेल्टा T, डेल्टा U बाई डेल्टा T प्लस R। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा H, हम लोग यहाँ पर पीछे से चले आते हैं, डेल्टा H को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QP, और डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं, QB। देखिए बोर्ड पर ही अभी डेल्टा H QP के बराबर है, डेल्टा U QB के बराबर है, ये हम पीछे के बेसिक टॉपिक में देख चुके हैं। तो इस टर्म्स को, इस सिंबल को अगर हम यहाँ यूज करें तो देखिएगा डेल्टा H बाई डेल्टा T है ना, तो डेल्टा H की बजाय हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, QP। सो वी कैन यूज QP बाई डेल्टा T
इज इक्वल टू, और डेल्टा यू की जगह हम यूज कर सकते हैं क्यू वी, तो क्यू वी बाई डेल्टा टी प्लस आर, राइट ना। क्यूपी बाई डेल्टा टी, अगेन आ जाइए, बैक हो जाते हैं हम लोग। क्यूपी बाई डेल्टा टी किसके बराबर है, सीपी के, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सीपी, और क्यूवी बाई डेल्टा टी किसके बराबर है, सीवी के, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं सीवी प्लस आर, राइट ना। अगर इसको रीअरेंज कर ले तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अब आप जानते हो ना आर क्या होता है, आर इज गैस कांस्टेंट, है ना, और इसका वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है। तो दो चीजों का डिफरेंसेस अगर हमेशा पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं ना कि चूंकि ये पॉजिटिव है, इट मींस दैट सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, सीपी जो है वो सीबी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का हमने दोनों कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्चुअली भी समझा, कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे का समझा कि क्यों, आखिर क्यों सीपी बड़ा होगा सीबी से, थ्योरेटिकल पार्ट भी जाना, और इसको मैथमेटिकली हमने इक्वेशन के जरिए डिराइव करके भी बताया कि सीपी जो है सीबी से बड़ा है, और एक रिलेशन निकल के आया सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। ओके देन, आज के क्लास के लिए इतना ही है। इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से पढ़ के इसको अच्छे से इसका को समझ लीजिए, इस टॉपिक को, आपके एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।